अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज मोहम्मद बिलाल। और बेटा लास्ट टाइम हम इस चैप्टर नंबर 15 के फर्स्ट सेक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले जो अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने यही चैप्टर नंबर 15 को हम डिस्कस कर रहे थे। और चैप्टर नंबर 15 के अंदर हम बेसिकली जो लास्ट हमारा टॉपिक था जीनोटाइप एंड इट्स टाइप, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। तो हम यहाँ पर थे होमोजाइगस जीनोटाइप क्या होता है। तो होमोजाइगस जीनोटाइप क्या लगे, दी जीनोटाइप कैन बी ग्रुप इनटू टू टाइप। द जीनोटाइप इन विच जीन पेयर कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल एलील कैपिटल ए, ठीक है, इज कॉल्ड एज द होमोजाइगस जीनोटाइप। ठीक है, तो ऐसे जीनोटाइप जिसके अंदर दोनों अलील एक जैसे हो, मतलब कि अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल ए वाला जीन लेट सपोज प्रेजेंट है, तो दूसरे क्रोमोसोम पे भी कैपिटल ए वाला जीन अगर प्रेजेंट होगा तो ये जो फिनोमिना होता है, ये आपके पास सिचुएशन होती है होमोजाइगस कहलाती है। ठीक है, इसी तरह अगर एक क्रोमोसोम पे कैपिटल बी हो, दूसरे क्रोमोसोम पे भी कैपिटल बी ही जीन हो, तो ये सिचुएशन भी होमोजाइगस कहलाती है। ठीक है, तो अगर दोनों यानी कि जो होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम है, यानी कि अगर दोनों क्रोमोसोम के ऊपर एक जैसा जीन हो, यानी कि अगर लेट सपोज एक क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल ए वाला जीन है तो दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर भी कैपिटल ए वाला ही जीन प्रेजेंट हो, तो ये सिचुएशन होमोजाइगस कहलाती है। लेकिन अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर जो कैपिटल ए वाला जीन हो और दूसरी क्रोमोसोम के ऊपर जो स्मॉल ए वाला जीन हो, तो ये सिचुएशन जो है बेटा वो क्या कहलाती है आपके पास हेट्रोजाइगस कहलाती है। ठीक है, तो अगर दोनों जीन डिफरेंट हो तो हेट्रोजाइगस, और अगर दोनों क्रोमोसोम के जीन्स होमोलोगस क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन अगर सिमिलर हो तो ये सिचुएशन होमोजाइगस कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हेट्रोजाइगस की है, द जीनोटाइप इन विच द जीन पेयर कंसिस्ट टू डिफरेंट अलील, जैसे कि कैपिटल ए है और कैपिटल ए के साथ यहाँ पर स्मॉल ए हो जाए। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है ये क्या कहलाएगी आपके पास हेट्रोजाइगस कहलाएगी। इसका अर्थ है हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, इसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों के दोनों अलील डिफरेंट हो, मतलब कि एक अलील अगर कैपिटल है तो दूसरा अलील स्मॉल हो, तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है हेट्रोजाइगस कहलाती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर लेट सपोज कैपिटल ए हो और यहाँ पर स्मॉल ए, बेटा आपने इनके डिनोट करना है। ये मेरा ख्याल है जब कंप्यूटर में स्लाइड बनाई है तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ही उसने यानी कि काफी जगह पे उसने कैपिटल ए को स्मॉल ए को कैपिटल ए से खुद रिप्लेस कर दिया सॉफ्टवेयर ने। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या होता है कि जो कैपिटल ए है और अगर एक साइड एक क्रोमोसोम में कैपिटल ए और दूसरे क्रोमोसोम पे स्मॉल ए हो, तो ये सिचुएशन जो है वो कहलाती है आपके पास हेट्रोजाइगस कहलाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन बेटा डोमिनेंट जीन कौन सा होता है, कहते हैं व्हेन दीस हेट्रोजाइगस कंडीशन one allele mask prevents the expression of the other, it's called the dominant allele। ठीक है, तो अगर दो allele इकट्ठे प्रेजेंट हो, लेट सपोज एक क्रोमोसोम पे कैपिटल ए वाला जीन है और दूसरे क्रोमोसोम पे स्मॉल ए वाला जीन है, तो कैपिटल ए वाला जीन स्मॉल ए वाले जीन के असर को अगर दबा देता है तो ये जो फिनोमिना है क्या कहलाता है आपके पास डोमिनेंट, यानी कि वो जीन जो कि रिसेसिव जीन के एक्सप्रेशन को दबा दे उस जीन को हम डोमिनेट कहते हैं। ठीक है, इसकी बनिस्बत अगर रिसेसिव की बात करें, द अलील व्हिच इज नॉट एक्सप्रेस इज कॉल्ड रिसेसिव अलील। ठीक है, और ऐसा अलील जो कि छुप जाए डोमिनेंट जीन की प्रेजेंस में, यानी कि रिसेसिव अलील अपने आप को शो नहीं कर पाता, अगर डोमिनेंट जीन उसके साथ प्रेजेंट हो तो ऐसा अलील बेसिकली क्या कहलाता है आपके पास रिसेसिव अलील कहलाता है। द डोमिनेंट अलील्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर एंड रिसेसिव अलील्स बाय द लोअर केस लेटर। अल्बिनिज्म इज अ रिसेसिव ट्रेट, इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द बोथ अलील्स आर रिसेसिव। ठीक है, तो अगर आप बात करते हैं डोमिनेंट जीन की, तो जब भी कैपिटल ए या कैपिटल कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट लिखा होगा तो वो किसको इंडिकेट करेगा कि वो जो जीन है वो डोमिनेंट है। ठीक है, और अगर स्मॉल अल्फाबेट जो है वो लिखा होगा इंग्लिश लैंग्वेज का तो उसको डिनोट करेगा रिसेसिव जीन को। ठीक है, तो हमेशा जब भी हम डोमिनेंट जीन को लिखते हैं तो हम उसको कैपिटल लेटर से, और जब स्मॉल जीन रिसेसिव जीन को लिखते हैं उसको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, और अगर आप एल्बिनिज्म की बात करें तो एल्बिनिज्म की जो बीमारी है ये बेसिकली क्या है, एक रिसेसिव करेक्टर है, और ये इसको हमेशा स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे हमने पिछली मरतबा भी आपने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट है कहते हैं कि इन द ह्यूमन अलील ए प्रोड्यूस नॉर्मल बॉडी पिगमेंट व्हाइल अलील स्मॉल ए यहां पर आएगा डज नॉट प्रोड्यूस द पिगमेंट। इफ द जीनोटाइप कैपिटल ए और कैपिटल ए यहां पर स्मॉल ए आएगा, द इंडिविजुअल विल बी प्रोड्यूस द पिगमेंट। ठीक है, तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि कैपिटल ए अगर दोनों जीन कैपिटल ए हो या फिर एक जीन कैपिटल ए और एक जीन स्मॉल ए हो, ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर जो बंदा होता है उसके अंदर नॉर्मल बॉडी पिगमेंट बनते हैं, मतलब वो अल्बिनो नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो, इफ द जीनोटाइप इज स्मॉल ए यहाँ पर कैपिटल ए नहीं, यहाँ पर स्मॉल ए आएगा। इफ द जीनोटाइप इज स्मॉल ए नो बॉडी पिगमेंट विल बी प्रोड्यूस एंड द इंडिविजुअल विल बी द अल्बिनो। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ए जो है वो स्मॉल होंगे
यानी कि दोनों के दोनों जीन जो है वो अल्बिनो के प्रेजेंट होंगे, तो सिचुएशन में जो बंदा होगा वो अल्बिनो होगा। इन दिस एग्जांपल यू सी दैट द allele capital A dominate over the small a because in the capital A small individual pigments are produced and the effect of the capital A is suppressed by the small a is suppressed by the capital A। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि जब हम बात करते हैं कि अगर एक जीन कैपिटल ए हो और एक जीन जो है वो स्मॉल ए का हो, तो उस सिचुएशन के अंदर जो कैपिटल ए वाला जीन है वो स्मॉल ए वाले जीन के साथ दबा देता है और वो बंदा जो है नॉर्मल ही होगा, हालांकि उसके पास यानी कि अल्बिनो का स्मॉल ए वाला जीन प्रेजेंट है। लेकिन आपने पढ़ा भी होगा कि जब स्मॉल ए प्रेजेंट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट जीन, लेकिन कैपिटल ए है, तो उस सिचुएशन के अंदर स्मॉल ए अपने आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो बंदा अल्बिनो नहीं बल्कि नॉर्मल ही होगा। लेकिन अगर दोनों जीन ही जो है स्मॉल ए होते हैं तो कोई भी डोमिनेंट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से पर्सन अल्बिनो होगा। नेक्स्ट बेटा phenotype की डेफिनेशन है the expression of the its genotype in the form of the trait in our example being albino or having the normal body pigmentation is known as the phenotype। ठीक है, तो किसी भी इंडिविजुअल को जो फिजिकल एक्सप्रेशन होता है, कोई भी इंडिविजुअल दिखने में कैसा नजर आ रहा है, तो किसी भी इंडिविजुअल का या किसी भी जीन का जो फिजिकल एक्सप्रेशन होता है वो उसकी क्या कहलाता है, फिनोटाइप कहलाता है। ठीक है, तो जीनोटाइप जेनेटिक सीक्वेंस को कहते हैं और फिनोटाइप फिजिकल एक्सप्रेशन को कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपके पास मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो कहते हैं जॉर्ज मेंडल वाज अ मॉन्क, प्रीस्ट था, पादरी था इन ऑस्ट्रिया के अंदर। ही डेवलप्ड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, उसने जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स को बनाया था। जेनेटिक्स के जितने भी रूल्स हैं वो सारे के सारे मेंडल के बनाए हुए हैं, इसलिए इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। मेंडल प्रपोज्ड दैट देयर आर स्पेशल फैक्टर्स इन द ऑर्गेनिज्म व्हिच कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट और द ट्रांसमिशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। दीस फैक्टर वर इन ओनली टर्म्स जीन। ठीक है, तो शुरुआत में क्योंकि क्रोमोसोम, जब मेंडल ने इनहेरिटेंस को स्टडी किया था, ना ही उसका क्रोमोसोम के बारे में कोई जानता था और ना ही जीन के मतलब कोई जानता था। ठीक है, तो इसने मेंडल ने ये बात तो कह दी कि वालिदैन से खुसूसियात बच्चों में मुंतकिल होती हैं और वो चीज जो कि खुसूसियात को वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल करता है उसको उसने किसका नाम दिया, स्पेशल फैक्टर का। लेकिन अब आजकल के दौर में हम उसी स्पेशल फैक्टर को किस नाम से जानते हैं, जीन के नाम से जानते हैं। लेकिन इसने मेंडल ने उसको इसलिए ये नाम दिया स्पेशल फैक्टर क्योंकि उस वक्त तक क्रोमोसोम और जीन डिस्कवर्ड नहीं था। मेंडल सिलेक्टेड द पी प्लांट, इसने जो पी प्लांट है मटर का पौधा उसको लिया, इसको पिसम सैटिवम कहते हैं, टू कैरी आउट अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इसने इसके ऊपर किए। इन हिज राइटिंग ही गेव रीजन फॉर द सिलेक्शन, और इसने ये भी अपनी राइटिंग में बताया कि इसने यही पौधा सिलेक्ट क्यों किया। ही आर्ग्यूड दैट एन ऑर्गेनिज्म फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट शुड हैव द फॉलोइंग फीचर, इसने ये भी बताया कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिक्स के लिए स्टडी करते हो तो उसमें ये फीचर होना जरूरी है, जो कि हम आगे देखेंगे भी। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि वो कौन से फीचर है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 1 है there should be a number of different traits that can be studied। ठीक है, एक ही एनिमल में एक ही कैरेक्टर के डिफरेंट ट्रेड्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा है कि जो पी का शेप होती है इसमें वो बाजू का तो राउंड भी होती है, रिंकल्ड भी हो सकती है। ठीक है, इस तरह अगर आप सीड के कलर की बात करें तो येलो और ग्रीन दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो उसने कहा था कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आपने जेनेटिक्स के हवाले से स्टडी करना है तो उसके पास क्या होना चाहिए कि एक कैरेक्टर की फर्दर 2 एक्सप्रेशन होने चाहिए कम से कम। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिज्म शुड हैव द कंट्रास्टिंग ट्रेट, फॉर द ट्रेट ऑफ द हाइट देयर शुड बी ओनली 2 वेरी डिफरेंट फिनोटाइप, टॉलनेस एंड डिवार्फनेस। मैंने अभी बताया कि एक ही कैरेक्टर के 2 एक्सप्रेशन होने चाहिए, जैसे कि अगर एक तरफ टॉल प्लांट है तो स्मॉल वाला जीन भी उस पॉपुलेशन में होना चाहिए। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिज्म इफ इट इज अ प्लांट शुड बी सेल्फ फर्टिलाइज्ड बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन शुड आल्सो बी पॉसिबल। ठीक है, अगर तो वो प्लांट है तो उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकती हो और उसके साथ साथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है। अब मेरे सेल्फ और क्रॉस फर्टिलाइजेशन को भी आपने पढ़ा है। द ऑर्गेनिज्म शुड हैव अ शॉर्ट बट फास्ट लाइफ साइकिल, ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल छोटा लेकिन फास्ट होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लंबा लाइफ साइकिल होगा तो जेनेटिक्स को स्टडी करने में काफी साल लग सकते हैं। फिर ऑल दीज फीचर आर प्रेजेंट इन द पी प्लांट, ये तमाम फीचर जो है वो मटर के पौधे में थे। नॉर्मली द फ्लावर ऑफ द पी प्लांट allow self pollination. Cross pollination can also be done by transferring the pollen grain from the flower of one plant to the flower of the another plant। ठीक है, और यानी कि जो पी का प्लांट है इसमें सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकती है और उसके साथ साथ क्रॉस पोलिनेशन भी करा सकते हैं। मतलब कि एक
जो पी का प्लांट है उससे आप एंथर को उठा के दूसरे पी के प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर भी आप उसको रख सकते हैं। Each study the pea plant had two distinct forms. Mendel succeeded in his experiment not only because he selected the right organism for his experiment, but also because he analyzed the result by using the principle of the statistic ratio. और कहते हैं कि मेंडल इस वजह से ही सिर्फ कामयाब नहीं हुआ था कि उसने राइट ऑर्गेनिज्म को चूज किया था, वो इस वजह से भी कामयाब हुआ था क्योंकि उसने स्टैट के रूल को इस्तेमाल करते हुए, रेशियो और प्रोपोर्शन के रूल को इस्तेमाल करते हुए उसने जनरेशन को कैलकुलेट भी किया था। नेक्स्ट है मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को स्टडी करने से पहले आपको थोड़ा सा एक और डेफिनेशन के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पता होना चाहिए। याद रखिए जब ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने के लिए आता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो आपने सबसे पहले बेटा इसकी डेफिनेशन लिखनी होती है। डेफिनेशन जो है अगर आप देखें तो लास्ट में आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी आपकी बुक में भी, तो लास्ट के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है। तो सिर्फ आपने करना क्या है कि वहां से डेफिनेशन को आपने जस्ट इसको शुरू में, यानी कि क्वेश्चन के शुरू में जस्ट आपने उसको लिख देना है। डेफिनेशन को बताया क्वेश्चन एज इट इज आप उसको लिख सकते हैं हेडिंग बना के। तो सबसे पहले कहते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस को रूल को फॉलो करता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि ऐसा क्रॉस जिसके अंदर एक वक्त में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को स्टडी करें। फॉर एग्जांपल यहाँ तो आप पी के या मटर का पौधा उसकी सीड की शेप को स्टडी करें सिर्फ, या फिर आप उसके सीड के कलर को स्टडी करें, या फिर आप किसी भी सिर्फ एक कैरेक्टर को एक वक्त में स्टडी करें, तो ऐसा जो क्रॉस होता है वो कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कहते हैं मेंडल स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ द सीड शेप फर्स्ट। For this purpose, he crossed the reproduced two plants having the one contrasting trait seed shape. A cross in which only one trait is studied at a time is called monohybrid cross. ठीक है, तो ऐसा क्रॉस जिसमें एक वक्त में आप एक ही ट्रेड को स्टडी करें तो क्या कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मेंडल ने सबसे पहले इसको सीड शेप को सिर्फ स्टडी किया था। मेंडल क्रॉस अ ट्रू ब्रीड राउंड सीड प्लांट विद अ ट्रू ब्रीड रिंकल सीड प्लांट। तो मेंडल ने क्या किया था कि इसने यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने राउंड सीड को इसने किसके साथ क्रॉस किया, रिंकल सीड के साथ। नतीजा क्या हुआ कि F1 जनरेशन सारी की सारी क्या थी, राउंड थी। नेक्स्ट टाइम यानी कि पेरेंटल जनरेशन कौन सा था, पेरेंटल जनरेशन में एक राउंड तक रिंकल था। जब इन दोनों का आपस में उसने क्रॉस करवाया तो क्रॉस करवाने के बाद फिनाल के बाद राउंड बने और ये जनरेशन क्या कहती थी, F1 जनरेशन। और जब इसने F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस करवाया, ठीक है, तो उसके जो मजीद आगे F2 जनरेशन जो बनी थी उसमें क्या था कि तीन जो ऑर्गेनिजम्स थे वो राउंड थे और एक क्या था, रिंकल था। यानी कि 75% जो रिजल्ट हमारे पास आया F2 जनरेशन का वो राउंड था और 25% क्या था, रिंकल था। तो कहता है कि नेक्स्ट कहता है कि ऑल रिजल्टिंग सीड ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन वर राउंड। मेंडल डिक्लेयर्ड दैट द ट्रेट राउंड सीड एज द डोमिनेंट व्हाइल द रिंकल सीड एज द रिसेसिव। ठीक है, तो अगर आप देखिए इसको इस क्रॉस को गौर से, तो जब इसने मेंडल ने पेरेंटल जनरेशन को आपस में राउंड और रिंकल को क्रॉस कराया तो होना तो ऐसे चाहिए था कि F1 जनरेशन में अगर कुछ राउंड के कैरेक्टर थे तो रिंकल के भी कुछ कैरेक्टर होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि क्या होगा कि F1 जनरेशन में सारे के सारा राउंड का कैरेक्टर को देखने को मिला, लेकिन इसके जो पेरेंट में एक रिंकल का कैरेक्टर था वो नेक्स्ट जनरेशन में देखने को नहीं मिला। जो इस चीज की निशानी थी कि जो राउंड है ये डोमिनेंट है कैरेक्टर किसके ऊपर, रिंकल्ड के ऊपर। और इसी वजह से क्या हुआ कि राउंड जो ट्रेट है वो F1 जनरेशन में देखने को मिला, लेकिन रिंकल्ड ट्रेट जो है F1 जनरेशन में देखने को नहीं मिला। क्योंकि आपको पता है कि जब कोई भी डोमिनेंट जीन जो है वो प्रेजेंट होता है तो रिसेसिव जीन अपने आप पर दबाया जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि रिंकल्ड एक रिसेसिव कैरेक्टर है, इसलिए जब राउंड का जीन रिंकल्ड के साथ प्रेजेंट इकट्ठा हो जाए तो फिर उस सिचुएशन में रिंकल्ड का जो कैरेक्टर है वो नेक्स्ट जनरेशन में पेयर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कहता है कि द फॉलोइंग ईयर मेंडल प्लांटेड दीज सीड एंड अलाउड द न्यू प्लांट टू सेल्फ फर्टिलाइज। एज अ रिजल्ट ही गॉट 3724 सीड जो थे इसको प्रोड्यूस हुए टोटल, जिसमें से 5474 राउंड थे और 1850 जो थे ये रिंकल्ड थे। और ये परफेक्ट रेशियो कितनी बनती है, 3 राउंड और 1 रिंकल्ड रेशियो बनती है। मतलब कि इसने क्या किया कि अगले सीजन अगले साल, अब शुरुआत में तो इसने क्या किया, पेरेंटल जनरेशन को क्रॉस करवाया था जिसमें क्या था, एक राउंड था और एक रिंकल्ड था। रिंकल्ड राउंड को जब इसने क्रॉस कराया तो जो F1 जनरेशन बनी वो सारी की सारी क्या थी, राउंड थी। फिर इसने क्या किया कि अगले साल, अब ये देखो इसमें राउंड का कैरेक्टर तो अपीयर हुआ लेकिन इसमें रिंकल का कोई भी कैरेक्टर अपीयर नहीं होगा। आपको पता है कि रिंकल को यहाँ पर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया गया है और स्मॉल आर जब राउंड कैपिटल आर की प्रेजेंस पे प्रेजेंट होता है तो स्मॉल आर का सब दब जाता है, जिसकी वजह से ये सारे के सारी F1 जनरेशन क्या थी, वो राउंड थी। फिर क्या किया मेंडल ने, उसको अगले साल जो था वो उसको इस सीड को ग्रो किया, इससे पौधे बने और उन पौधों को जब इसने आपस में क्रॉस कराया तो इसने F1 को F1 से क्रॉस कराया, F1 के पौधों को F1 से क्रॉस करवाया, यानी कि इसने राउंड को राउंड के साथ क्रॉस कराया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि नेक्स्ट जब क्रॉस हुआ तो 1 2 3
थ्री जो ऑर्गेनिज्म बने थे ये बेसिकली क्या बने थे, राउंड, और एक ऑर्गेनिज्म जिसका बना था यहाँ पर रिंकल। तो ये बेसिकली, हालांकि अगर आप यहाँ पर देखें F1 जनरेशन को, तो F1 जनरेशन को जब F1 से यानी कि राउंड को राउंड से क्रॉस करवा रहे हो तो उसमें ये जो राउंड बन रहे हैं ये तो चलो बात समझ में आती है, लेकिन जब राउंड को राउंड से क्रॉस करवा रहे हो तो अगर दोनों पेरेंट ही राउंड है तो उनके अंदर रिंकल का कैरेक्टर कैसे आ सकता है, ठीक है। तो फिर मेंडल ने ये बात यानी कि उसको पता चली कि ये बेसिकली जो रिंकल का कैरेक्टर था ये वाला, ये वही कैरेक्टर था जो कभी इसके ग्रैंड पेरेंट में यानी कि F2 जनरेशन के ग्रैंड पेरेंट में कभी कैरेक्टर था, लेकिन ये F1 जनरेशन के अंदर ये क्या हुआ था, ये कैरेक्टर छुप गया था। लेकिन जब F1 को F1 के साथ में क्रॉस किया तो ये कैरेक्टर जो ये दोबारा से अपीयर होगा, क्योंकि अब दोनों के दोनों क्या है, स्मॉल आर है, कोई भी इनके ऊपर डोमिनेंट नहीं है, और जब स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेंट नहीं होता कोई भी जीन तो उस वक्त ये कैरेक्टर अपीयर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, the parental generation is denoted by as P1 generation. The following the offspring of the P1 generation are F1 generations को first filial generation कहते हैं. The cross of the F1 generation produces the F2 generation को हम second filial generation कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा भी डायग्राम के अंदर, जब पेरेंटल जनरेशन को क्रॉस किया तो F1 जनरेशन बनी, ठीक है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन बनी, और जब F1 जनरेशन को हमने आपस में क्रॉस किया तो F2 यानी कि सेकंड फीलियल जनरेशन बनी। नेक्स्ट है बेटा, कहता है कि मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नेक्स्ट पॉइंट है कि सिमिलरली व्हेन द ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स वर क्रॉस विद द ट्रू ब्रीडिंग शॉर्ट प्लांट्स, ऑल ऑफस्प्रिंग ऑफ द F1 plants tall plants tallness was the dominant trait when the member of the F1 generation were self fertilized. Mendel got the ratio of the tall to the short plant in the F2 generation as 3:1, ठीक है। तो जैसे अगर आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपने डिस्कस किया था सीड शेप का करेक्टर, कहते हैं कि अगर आप इसी तरह टॉलनेस का और शॉर्टनेस का करेक्टर ही स्टडी करते हैं, जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि टॉलनेस का और शॉर्टनेस का करेक्टर आपने कैसे स्टडी करना है, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर यहाँ पर अगर आप कैपिटल टी लेते हैं, टॉल प्लांट का करेक्टर ले लेते हो, यहाँ पर स्मॉल प्लांट का करेक्टर ले लेते हो, तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा कि एफ जनरेशन सारी की सारी क्या होगी, टॉल होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि टॉल का करेक्टर जो है वो शॉर्ट प्लांट पर डोमिनेट होता है, ठीक है। लेकिन जब उसको आप अगले सीजन में F1 को आपस में क्रॉस कराओगे तो वहां पर भी अब ऐसा ही रिजल्ट निकलेगा कि 3 प्लांट उसमें टॉल होंगे और 1 प्लांट क्या होगा उसमें शॉर्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसकी डेफिनेशन है, इसका शुरू में थोड़ा सा लिखना है कि मेंडल कंक्लूडेड दैट द ट्रेड एंड द स्टडी वर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट सेपरेबल फैक्टर फॉर जीन इन ईच ऑर्गेनिज्म। द जीन आर प्रेजेंट इन द पेयर ड्यूरिंग द गमीट फॉर्मेशन। द genes allele of each pair segregated from each other and each gamete received one gene from the pair. When the gamete of the male and female parent unite, the resulting offspring again get the gene in the pair. These conclusions were called the law of segregation. तो क्या था कि जब गमीट फॉर्मेशन होती है, अगर आप पीछे देखें तो अगर आप देखें तो जब भी गमीट फॉर्मेशन होती है, जैसे कि अगर आप इस केस में देखें तो गमीट फॉर्मेशन जब होती है तो ये दोनों के दोनों जो जीन है ये सेपरेट हो जाते हैं और एक वक्त में एक गमीट में सिर्फ एक ही जीन जाता है, ठीक है। और जब दोबारा से फर्टिलाइजेशन होती है तो एक साइड से एक जीन आता है, दूसरी साइड से दूसरा जीन आता है। तो जब ये दोबारा से जीन आपस में फ्यूज करते हैं तो फ्यूज करने के बाद 2 जीन्स नंबर जो है वापस से रिकवर हो जाते हैं। तो वापस जो है वो 2 जीन नंबर पेरेंट्स की तरह आते हैं। तो उस सिचुएशन में जब न्यू इंडिविजुअल बनता है उसके पास आधे जीन उसके एक पेरेंट के होते हैं और आधे जीन उसके दूसरे पेरेंट के होते हैं। और यही बात कौन कहता है, मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जब भी जीन की फॉर्मेशन होती है, गमीट्स की फॉर्मेशन होती है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी जब इसके गमीट्स बनेंगे तो गमीट्स बनने से क्या होगा कि आधा जीन अलील एक गमीट में चला जाएगा और आधा अलील जो है वो दूसरे गमीट में चला जाएगा। और इसी चीज को हम सेग्रीगेशन कहते हैं कि जब भी गमीट की फॉर्मेशन होती है तो एक पेयर में जो जीन होते हैं वो सेपरेट होकर आधे जीन एक गमीट में और आधे जीन दूसरे गमीट में चले जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ठीक है। ये एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है। अगर आप ये पीछे वाला देखें क्रॉस तो इसमें एक मतलब में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया यानी कि सीड शेप को, यानी कि राउंड और रिंकल सीड शेप को। तो ये मोनो हाइब्रिड था। तो डाई हाइब्रिड में क्या होता है कि एक मतलब में 2 कैरेक्टर को स्टडी किया जाए तो ये सिचुएशन डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सीड कलर के साथ सीड शेप के साथ अगर आप सीड कलर को भी इकट्ठा स्टडी करते हो तो ऐसा क्रॉस जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है। In the next cross, Mendel studied 2 contrasting traits at a time. Such crosses are called the dihybrid cross. He performed the experiment on the 2 seed trait. यानी कि उसने 2 सीड के ट्रेड्स लिए थे, एक उसने शेप को और एक सीड के कलर को उसने इकट्ठा स्टडी किया। The trait of the round seed controlled by the R. ठीक है, आपको बताइए तो राउंड सीड को अगर आपने पीछे भी देखा हो तो राउंड सीड को कौन कंट्रोल करता है, कैपिटल आर से कंट्रोल करता है इसको। was the dominant over the wrinkle और ये डोमिनेंट है रिंकल के ऊपर, कंट्रोल बाय द allele स्मॉल r। यहाँ पे स्मॉल r आएगा तो यहाँ पर जो स्मॉल आ रहा है इसको रिप्रेजेंट करते हैं रिंकल को।
सिमिलरली येलो सीड कलर जो है उसको आप क्या कहते हैं, कैपिटल वाई वाज डोमिनेंट ओवर द ग्रीन सीड कलर कंट्रोल बाय दिस, को यहाँ पर स्मॉल वाई आएगा। तो जो कैपिटल वाई है वो येलो कलर को डिनोट करता है और कैपिटल वाई जब डोमिनेंट है किसके ऊपर, स्मॉल वाई के ऊपर, ठीक है। मेंडल क्रॉस अ टू ब्रीड प्लांट दैट हैड राउंड येलो सीड कैपिटल आर कैपिटल वाई विद अ टू ब्रीडिंग प्लांट हैविंग द रिंकल्ड ग्रीन सीड इज द स्मॉलर वाई यहाँ पर आएगा। ऑल सीड इन द F1 जनरेशन वर द राउंड येलो, ये भी बिल्कुल पीछे वाले जैसे क्रॉस की तरह ही है कि अगर आप क्या करें, ठीक है, अगर आप क्या करें कि राउंड और ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन को, राउंड एंड येलो को अगर आप क्रॉस करें रिंकल एंड ग्रीन के साथ, तो जितनी भी F1 जनरेशन होगी वो सारी की सारी क्या होती है, आपके पास राउंड एंड येलो होगी, क्योंकि आपको पता है कि रिसेसिव कैरेक्टर जो है F1 जनरेशन में दब जाता है, जैसे कि आपने पिछले केस में भी स्टडी किया। नेक्स्ट है, when the F1 seed grow into the plant, they were self-fertilized. This cross produces a seed with the 4 phenotype. There were the 315 round yellow seed थे, 108 जो थे वो round green seed थे, 101 जो wrinkled yellow seed थे, 32 wrinkled green seed थे. The ratio of these are phenotype was 9:3:1 था। मैंने, ठीक है, तो अगर आप और से देखें इसको क्रॉस के अंदर, तो आपके पास क्या है कि अगर आप राउंड येलो को आप राउंड येलो के साथ क्रॉस करवाते तो आपके पास इस तरह से पुनेट स्क्वायर बनेगा। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो आपने यहाँ पर गमीट्स बना लेंगे इसके, और इसके भी गमीट्स बना लेते हैं। मतलब ये गमीट कैसे बनेंगे कि ये जो कैपिटल आर है ये इस कैपिटल वाई के साथ भी गमीट बना सकता है, और ये कैपिटल आर जो है वो इस स्मॉल वाई के साथ भी गमीट बना सकता है। इस तरह ये स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी गमीट बना सकता है, और ये स्मॉल आर जो है वो स्मॉल वाई के साथ भी गमीट बना सकता है। इस तरह से इस तरह के टोटल 4 गमीट इसके बनेंगे और 4 ही गमीट इसके बनेंगे। आपने क्या करना है, इस तरह से एक बॉक्स बनाना है, उसके अंदर एक साइड पे आपने एक पेरेंट के गमीट रख देने हैं और दूसरी साइड पे आपने दूसरे पेरेंट के गमीट रख के आपने 1 बाय 1 इसको क्रॉस करना। कैसे, यहाँ से कैपिटल आर आएगा, यहाँ से कैपिटल आर आएगा, यहाँ से कैपिटल वाई, यहाँ से कैपिटल वाई, जो इंडिविजुअल बनेगा वो होगा राउंड एंड येलो, उसके पास राउंड और येलो के जीन है। इस तरह यहाँ से कैपिटल आर आएगा, यहाँ से कैपिटल आर आएगा, यहाँ से कैपिटल वाई आएगा, यहाँ स्मॉल वाई आएगा। क्या होगा आपके पास, अगर आप देखें तो यहाँ पर स्मॉल वाई है क्योंकि यहाँ पर ग्रीन का जीन है, लेकिन वो यहाँ पर रिसेसिव होगा और इसलिए ये भी क्या होगा, राउंड एंड येलो। इस तरह ये भी क्या होगा, राउंड एंड येलो, इस तरह ये भी राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड ग्रीन होगा। ग्रीन इस वजह से होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों वाई स्मॉल है, दोनों रिंकल्ड है जीन, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये राउंड एंड ग्रीन होगा। इस तरह ये भी राउंड एंड येलो होगा, ये भी राउंड एंड ग्रीन होगा क्योंकि दोनों स्मॉल वाई हैं। इस तरह ये भी क्या आपके पास राउंड एंड येलो होगा, ये भी राउंड एंड येलो है। या आपके पास रिंकल्ड एंड येलो होगा। उसकी वजह क्या है, रिंकल्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो जीन है वो स्मॉल के रिंकल्ड के जीन है, ठीक है, तो इसलिए ये रिंकल्ड एंड येलो होगा। इसी तरह ये भी रिंकल्ड एंड येलो होगा, ये भी राउंड एंड येलो है, ये भी राउंड एंड ग्रीन है, ये भी रिंकल्ड एंड येलो और ये रिंकल्ड एंड ग्रीन है। अगर आप इन तो सारों को सारों कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कौन सी रेशो निकलेगी, 9:3:1 निकलेगी, ठीक है। अच्छा, कहते कि अब इसकी डेफिनेशन है, इसको भी बता आपने शुरू में लिखना है। कहते कि मैंने एक्सप्लेन दैट द टू ट्रेड्स सीड शेप एंड सीड कलर आर नोटेड no tie with each other. The segregation or capital R and the small r allele happens independently of the segregation of the capital Y and small y allele, ठीक है। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर क्रॉस में भी स्टडी किया कि ये इसके पास, इस R के पास इक्वल चांस है कि ये R कैपिटल Y के साथ भी जा सकता है और ये R स्मॉल y के साथ भी जा सकता है। इसी तरह जो स्मॉल r है ये भी कैपिटल Y के साथ भी जा सकता है और ये स्मॉल r जो है स्मॉल y के साथ भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये स्मॉल r सिर्फ स्मॉल y के साथ ही जाएगा, कैपिटल R कैपिटल Y के साथ ही जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि किसी भी तरह से ये गमीट बना सकते हैं और इसी को हम मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि डिफरेंट ट्रेड्स, कहता है कि फ्रॉम हिज सेकंड एक्सपेरिमेंट मेंडल कंक्लूडेड दैट द डिफरेंट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ द वन अनदर। लेकिन जो डिफरेंट ट्रेड्स हैं, जैसा कि अगर आप देखें तो सीड की जो शेप है वो सीड कलर से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करती है, दोनों आपस में जुड़े नहीं है। ऐसा नहीं है कि कैपिटल आर से कैपिटल वाई के साथ ही जा सकता है या स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, ऐसा नहीं, बल्कि किसी भी तरह से ये गमीट बन सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो कहता है कि इट स्टेट दैट द allele of a gene pair segregate get separated distribute the allele independently from the allele of the other gene pair। कि एक जो जीन पेयर का allele है, अगर आप देखें यहाँ पर, तो एक जो जीन पेयर का allele है वो दूसरे जीन पेयर के allele से अलग थलग सेग्रीगेट करेगा। मतलब ये आर इसके वाई के साथ भी, कैपिटल वाई के साथ भी और स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, इसमें कोई भी इशू नहीं है, ठीक है।
तो ये तो था आपका बेटा मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। इसके साथ बेटा कैप्शन है पुनेट स्क्वायर की। पुनेट स्क्वायर क्या होता है, ये जो आपके पास बॉक्स नजर आ रहा है इसको हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं। द पुनेट स्क्वायर इज अ डायग्राम दैट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट एन आउटकम ऑफ द पार्टिकुलर क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। कहता है ये एक बेसिकली डायग्राम होती है जो कि हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें आउटकम पता चल जाए कि अगर ये वाला पेरेंट और ये वाला पेरेंट आपस में क्रॉस करेंगे तो आने वाली जनरेशन कैसी हमारे पास होने वाली है। इट इज नेम्ड आफ्टर द आरसी पुनेट, साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया था। एंड इंग्लिश मैथमेटिशियन था ये साइंटिस्ट। द गमीट ऑफ द बोथ पेरेंट हैविंग ऑल पॉसिबल जेनेटिक सेटअप आर डिटरमाइंड। सबसे पहले क्या करना है कि आपने एक पेरेंट के तमाम गमीट्स को जो है वो आपने एक साइड पे और दूसरे पेरेंट के तमाम गमीट को दूसरी साइड पे लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि चेकर बोर्ड करना है। चेकर बोर्ड इज यूज्ड टू क्रॉस ऑल द पॉसिबल गमीट ऑफ वन पेरेंट विद ऑल द गमीट ऑफ द अदर पेरेंट। इन दिस वे आप बायोलॉजिस्ट कैन फाइंड ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग। तो आपने क्या करना है कि वन बाय वन जो है वो एक पेरेंट के गमीट को, फिर दूसरे गमीट को, फिर तीसरे गमीट को आप इस तरह से वन बाय वन क्रॉस करवाते रहना है। और इस तरह से क्या होगा, आपके पास आने वाले जो न्यू जनरेशन है उसकी तमाम की तमाम जीनोटाइप आपको पहले से ही पता चल जाएगी बगैर क्रॉस करवाए हुए। तो बेटा यहाँ तक जो आपका चैप्टर नंबर 15 जो है वो सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है, और ये वैसे तो हमने एक जस्ट ओवरव्यू है इसलिए थोड़ा स्पीडी गया है। डिटेल हमने जो थी इसकी क्लास में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की थी और डिस्कस भी की हुई है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक क्योंकि स्पीडी है तो इसलिए यानी कि हर टॉपिक को जो है बहुत तेजी के साथ जो है लेकर चला जा रहा है। मजीद उन बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ आई होगी जिन्होंने ये पहले टॉपिक पढ़ा था। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो वो कोशिश करेंगे इसको कहीं किसी तरह से अपनी कमियों को दूर करें, क्योंकि ये जो बेसिकली यहाँ पर आप ये जो सिलेबस मैंने यहाँ पर बनाया है ये स्लाइड ये थोड़ी सी रिव्यू है एक ओवरऑल, इनके डीप कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ओवरऑल रिव्यू है। तो ये दो चैप्टर्स थे आपके, एक चैप्टर नंबर 15 है और एक बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है। उसकी इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड पे हम उसको भी मजीद डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज बेटा।